सभी का स्वागत है और विशेष स्वागत हमारे जो बच्चे आए हुए हैं स्कूलों से उनका और उनके अभिभावकों का, अन्य संस्थाओं से जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग आज पुरस्कृत होने जा रहे हैं, सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि देना चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस का। आजकल बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन ये दिवस जो है सबसे पुराने ऐसे दिवस में से है और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो 1972 में हुआ था, जिसको हम लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो 1972 5 जून को स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो पहली बार थी कि विश्व के सभी जो बड़े बड़े देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, उनके अग्रणी नेता साथ जुटे थे। और पहली बार, क्योंकि उस समय एक विकास की होड़ चल रही थी दुनिया में और कई पश्चिमी देश जो विकसित तब तक करार किए गए थे, उनको सब लोग उनकी एक तरह से नकल करने के लिए आगे बढ़ रहा था और एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं कर रहा था, पर्यावरण की कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये एक ऐसा मौका था 5 जून 1972 को, जब सभी बड़े राष्ट्रों के मुखिया एकत्र हुए और उन्होंने तब ये इस बात की पहली बार डिस्कशन हुआ कि एनवायरनमेंट भी जरूरी है और जब तक हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक मानव का इस पृथ्वी पे अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। और तब से ये जो पर्यावरण को बचाने का जो कार्यक्रम है, ये लगातार गति पकड़ता जा रहा है। हालांकि जो ऐसा इस सब के बावजूद भी पर्यावरण को नुकसान होते रहे, क्योंकि विकास की एक गति थी और एक तरह से कहूंगा मैं विकास और पर्यावरण में जो सामंजस्य होना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े चैलेंज जो हैं पृथ्वी के सामने आए। और सभी जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जिसकी वजह से कई सारी एसोसिएटेड समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर के रूप में हो, चाहे वो फूड और वाटर सिक्योरिटी के थ्रेट के रूप में हो, और चाहे वो वल्नरेबल कम्युनिटीज या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो। इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने आती जा रही हैं, तो इसके ऊपर ध्यानाकर्षण करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। और आज के दिन का एक और महत्व है कि आज ये गंगा दशहरा का दिन है और मैं सभी को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसका मैं इसलिए विशेष तौर पे इस बात को कहना चाह रहा हूं क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है कि माँ गंगा अवतरित हुई थी और पानी, जो कि एक मैं कहूँगा, हम अगर पर्यावरण की बात करें तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। कई बार हम लोग केवल पर्यावरण बचाने में एक पेड़ लगाने की ही बात करते रहते हैं, लेकिन पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। और जो अजैविक घटक हैं, जैसे हमारी वायु, जल, ये इतने महत्वपूर्ण है हमारे मानव जीवन के लिए। वायु हमें प्राण देने वाली ऑक्सीजन देती है और जल तो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर का 60% हिस्सा जल से ही बना होता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हमें लगातार देखना है कि इनमें कमी ना आए, इनमें किसी तरह का प्रदूषण ना हो। और इस बार की जो हमारी थीम है, एंड प्लास्टिक यूज, वो एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है क्योंकि लगातार प्रयास हो रहे हैं, फिर भी प्लास्टिक जो हैं पूरी तरह से कम नहीं हो रही हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज इतनी अच्छी एक शपथ बच्चों को दिलाई। सभी लोगों ने शपथ ली जिसमें प्लास्टिक को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस शपथ के माध्यम से हम सब लोगों को इसका अनुपालन करना होगा। तो एक बार पुनः आज यहाँ पे आए सभी लोग, विशेष तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी तथा सभी जितने लोग आज इस प्रांगण में उपस्थित हैं, सभी का मैं आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन कर रहा हूं मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन श्री आनंद वर्धन सर से उनके संबोधन के लिए आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम को लेकर। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, श्री धनंजय मोहन हॉफ, निदेशक पर्यावरण, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण,
अन्य अतिथिगण एवं स्कूलों से आए हमारे बच्चे, आज सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद करने का अवसर है, बल्कि यह आत्ममंथन का भी दिन है कि हम अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर पाए हैं और आगे हमें क्या करना है। अगर हम देखें कि हम पृथ्वी की कितने संसाधन उपयोग कर रहे हैं, तो सर हम लोग 1.7 मतलब 170% अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। मतलब अर्थ को, पृथ्वी को रीजनरेट करने के लिए और सस्टेनेबल होने के लिए जितनी यूज हम कर सकते हैं उससे 70% अधिक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आत्ममंथन का समय है और ये जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ये हमारे पोस्टेरिटी के लिए है, हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए है, जो कि आज ही हम यूज कर रहे हैं, जो कि जिसपे अधिकार जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनका है। तो उनके अधिकार को आज हम अपने क्रियाकलापों से छीन रहे हैं वास्तव में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन लेवल के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है कि हम, जैसे अभी डॉक्टर धनंजय मोहन जी ने भी कहा कि विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उनके मार्गदर्शन में ये उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू किया। इसी प्रकार उनके निर्देश पर जिस तरह से भारत सरकार पर्यावरण पुरस्कार देती है कि पर्यावरण के क्षेत्रों में विभिन्न जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड सरकार भी एक पूरे राज्य भर के लिए पर्यावरण पुरस्कार इंस्टीट्यूट की है और आज उसका प्रथम बार पुरस्कार वितरित भी किया जाएगा। एक जो अगर आज आप लोगों ने देखा होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, जो विज्ञापन आया है आज के सभी समाचार पत्रों में, वो 5 मुख्य अवयव हैं। अगर आप देखें, एक है सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, जो कि इस पर्यावरण दिवस का थीम भी है और जिसकी अभी शपथ हमारे स्कूल के प्यारे बच्चों ने लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग, मतलब इसमें 3 जो कंपोनेंट्स 3 R's कहते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये तो सभी संसाधनों पे लागू होता है, लेकिन प्लास्टिक पे ये कुछ ज्यादा ही लागू होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है प्लांटेशन, जो कि अभी हम सबों ने इसी कैंपस में वृक्ष लगाए हैं। दूसरा है जो वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो या गैसियस वेस्ट हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जल, उसका कंजर्वेशन और वाटर बॉडीज का रिजुवनेशन। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, जैसे आज हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कीमत
समझ में नहीं आती, क्योंकि ये तो नेचुरल लगता है। कुछ साल पहले जब कोविड का आया था, तो उस समय सोचिए, उस समय हमें पता चला कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार जिन शहरों में जल की समस्या है और जहां की लोग आपस में लड़ रहे हैं और जहां मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलिट्री बुलाई जा रही है, तो संरक्षण उसी पे आती है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। और यह केवल किसी एक विभाग, समाज के किसी एक अंग का कार्य करने से नहीं हो सकता। इट हैज टू बी होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द सोसाइटी। तभी हम इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी के संसाधन को अपने आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बचा के रख सकते हैं। मनुष्य सभ्यता शुरू होने के समय से इतने सारे स्पेसीज थे जिनको हमने खत्म कर दिए। अगर आप देखें, मैमथ कितना बड़ा मतलब एलिफेंट से कितनी कई गुना बड़ा होता था, उसको हम मनुष्यों ने खत्म कर दिया इस पृथ्वी से। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबों को आह्वान करते हैं कि हम सब मिलकर पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण में मिलकर के सहभागिता के साथ आगे बढ़ें और इसका संरक्षण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और अब सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 का वितरण होना है। और आदरणीय बहुगुणा जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन को लेके उनका जो कार्य रहा, उसके वे प्रणेता रहे। पर्यावरण शिक्षा, चेतना, प्रकृति को लेके संवेदनशीलता क्या होती है, उसको लेके उन्होंने एक अलग जगाई। और जब वे कहते थे कि क्या है जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार ये जिंदा रहने के हैं आधार। और सोचिए, पद्म विभूषण से वे सम्मानित थे और आज के दिन उनके नाम पर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये दो कैटेगरीज के अंदर, एक सरकारी श्रेणी और दूसरी गैर सरकारी श्रेणी। तो सबसे पहले सरकारी श्रेणी में जो पुरस्कार आज वितरित किया जा रहा है, उधम सिंह नगर, जो हमारा नगर निगम रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर जनपद के अंदर। तो जो उसके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे मंच पे आने का कष्ट कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय और हमारे मुख्य सेवक महोदय के हाथों उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके अंदर 3 लाख रुपए का कैश पुरस्कार है, ट्रॉफी दी जा रही है। और इनका जो कार्य रहा है, 2013 में जब रुद्रपुर नगर निगम का गठन हुआ, 40 वर्षों से रुद्रपुर किच्छा मार्ग पर कूड़ा एकत्र हो गया था, एक पहाड़ बन गया था। उस कूड़े को कैसे उसको निस्तांतरण उसका किया जाए, उसको लेके उन्होंने बहुत ही कमाल का कार्य किया है। नगर निगम रुद्रपुर की इस सफलता को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक टेल्स फ्रॉम 75 सिटीज जर्नी ऑफ स्वच्छता में प्रमाणित किया गया है और इसीलिए आज उनको यहां पे प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस कैटेगरी में जो गैर सरकारी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है, श्री विजय जड़धारी जी को जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आपका 5 दशकों से भी ज्यादा का जो कार्य अब तक रहा है, बीच बचाओ आंदोलन को आपने गंभीरता से समझा, जैविक पारंपरिक खेती, बारह अनाजा को लेकर आपने जो कार्य किए हैं, वो यहाँ की दाल, सब्जियां, फल फूल, तिलहन, मसाला, जिंदा जीन बैंक आपने तैयार किया है। श्री विजय जड़धारी जी को प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2009, संस्कृति पुरस्कार 2003 भी उनको प्राप्त हो चुका है और आज सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में उनको प्रथम पुरस्कार गैर सरकारी श्रेणी में दिया जा रहा है, जहां 3 लाख रुपए कैश और साथ ही उनको ट्रॉफी इस वक्त पे भेंट की जा रही है। शॉल उड़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत आपको बधाई।
और इस कैटेगरी में गैर सरकारी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जो दिया जा रहा है श्री प्रताप सिंह पोखरियाल जी, इनके द्वारा जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत भैंता विकासखंड डूंडा में सन 1971 से लगभग 300 प्रजातियों के चारा पत्ती, जड़ी बूटी, फलदार एवं छायादार आदि वृक्षों का रोपण कर 4 वन स्थापित किए गए हैं। 1981 से जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में वरणावत पर्वत की तलहटी में 45 हेक्टेयर बंजर पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कर आपने मिश्रित वन तैयार किया गया है। और आज सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 गैर सरकारी श्रेणी में आपको द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई फोटो लाए हैं क्या? कोई मदद कर दीजिए उनको। इसके बाद वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता एवं वनाग्नि सुरक्षा के संबंध में बनाई गई 2 लघु फिल्म्स का यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। या हम इसके बाद कर लेंगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले कर लेंगे। तो अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रताप सिंह पोखरियाल जी अपनी कुछ तस्वीरें भेंट कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो वन क्षेत्र उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेके, पिरूल को लेके जो सबसे पहली फिल्म है, मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा पिरूल को लेके फिल्म को चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। आइए। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। इन आग की घटनाओं का एक बड़ा कारण है चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां, जिन्हें पिरूल कहा जाता है। ये पत्तियां बेहद ज्वलनशील होती हैं। जरा सी चिंगारी इन्हें भड़का देती है। इससे जंगल की जैव विविधता को नुकसान होता है और नए पौधों के उगने में भी बाधा आती है। वनाग्नि की घटनाएं पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसका मेन कारण है चीड़ पेड़। जब फायर सीजन पीक पे होता है तब एक टाइम पे काफी जगह घटनाएं हो जाती हैं एक साथ, जिसके कारण हमें काफी मुश्किल होती है आग बुझाने में। इस खतरे को अवसर में बदलने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पिरूल संग्रहण नीति की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, वन पंचायतें और स्थानीय ग्रामीण जंगलों से पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बदले उन्हें वन विभाग द्वारा भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने इस भुगतान राशि को 3 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। अपने ब्लॉक के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं और पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं। आग से बचने के लिए हमने ये पिरूल का कार्यक्रम चला रखा है। हमें रोजगार मिल रहा है। हमारे 9 समूह हैं। 9 समूह में हमारी 74 महिलाएं हैं, उनको सबको इसमें रोजगार मिला हुआ है। इस वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार ने एक नई पिरूल नीति बनाई और जिसमें आम आदमी को आजीविका भी मिले और हमारे तमाम जो हमारे चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला ग्रुप्स हैं और तमाम सामुदायिक जो प्रयास है उसको आगे बढ़ाने के लिए पिरूल के दाम को बढ़ाकर 10 रुपए प्रोत्साहन देने का निर्णय सरकार ने लिया। वर्तमान में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा
और चंपावत जिलों में पिरुल ब्रिगेड्स के 9 यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं। इन जिलों से अब तक लगभग 10,000 क्विंटल पिरुल का संग्रहण हो चुका है। हम लोग यहाँ पर पिरुल के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमने यहाँ पर विकासखंड नैनाना में पिरुल की यूनिट लगाई हुई है। हमारे जो है 4 क्लस्टर लगभग 44 SHG तथा 350 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, जो कि विकासखंड नैनाना के विभिन्न ग्राम सभाओं से पिरुल एकत्रित करके जो हमारी ये पिरुल यूनिट है खड़ोलिया खेत जहाँ का नाम है, यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो है बेलर मशीन लगाई है और यहीं पर इसकी बंडलिंग की जा रही है। ये बंडल जो है यहाँ से जसपुर हम जो है भेज रहे हैं। इकट्ठा की गई पिरुल को मशीनों से कांटों में बदलकर उद्योगों तक भेजा जा रहा है। वहाँ इनसे बनाए जा रहे हैं बायो ब्रिगेड्स, जो स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन का एक बेहतरीन विकल्प है। इस पिरुल को सेंचुरी परमानेंट पेपर में लगाया जा रहा है। यहाँ पर हम इस पिरुल का उपयोग अपने बॉयलर में ईंधन के रूप में कर रहे हैं। इस योजना से न केवल जंगलों में आग की घटनाओं में कमी आई है, बल्कि हजारों ग्रामीणों को रोजगार भी मिला है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। ये योजना जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए और ग्रामीणों को आजीविका देने के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले हमें जॉब्स के लिए दूसरे सिटीज में दूसरे शहरों में बाहर जाके काम करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे मेरे ही गाँव में रोजगार मिल रहा है। इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके एक तो जंगलों में आग नहीं लग रही है उससे बचा रहे हैं, और दूसरा ये कि हमारे समूह की महिलाओं को रोजगार भी अच्छा मिल रहा है उससे। जंगल की आग को रोजगार में बदलने की यह पहल उत्तराखंड के गांवों में नई रोशनी जगा रही है। चीड़ की पिरुल अब सिर्फ सूखी सुइयां नहीं, बल्कि एक हरित क्रांति का माध्यम बन रही है। तो ये फिल्म के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से राज्य के भीतर बहुत ही शानदार कार्य हो रहा है। एक और फिल्म का ट्रेलर, क्योंकि वो बड़ी है तो छोटा सा एक ट्रेलर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके, फॉरेस्ट फायर को लेके एंड कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे हो सकता है उसको लेके एक शॉर्ट फिल्म, उसका ट्रेलर आपको दिखाया जा रहा है। वनों से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विशेषकर वनाग्नि और मानव वन जीव संघर्ष में कम्युनिटी ही सीधा इफेक्टेड होती है किसी न किसी तरह से, और उनको इसमें इन्वॉल्व करे बगैर हम इनका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। Uttarakhand Forest Department and Garhwal Forest Division have come up with a program जिसको हम लोग गुलदार को दगड़िया कहते हैं। स्कूल प्रोग्राम और हमारे जो कैंपेन है इसके तहत हम लोगों ने इस जनपद के टोटल 87 स्कूल्स को चयनित किया है। और गांव में जाके भी हम गोष्ठी करते हैं, वहाँ जाके हम जो महिला मंगल दल है उनको जागरूक करते हैं, जो युवक मंगल दल है उनको जागरूक करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार विजिट करते हैं स्कूलों में, इससे भी प्रॉपर गाइडेंस मिलती है बच्चों को, वो पूरी डीपली बताते हैं और बच्चे मैं देख रही हूँ बहुत अवेयर है। जब भी कॉल करेंगे ये आ जाते हैं, गश्त लगा लेते हैं, 12 बजे भी गश्त लगा लेते हैं लोग। ग्राम में वाले तो जनप्रतिनिधि के पास बोलेंगे, हम वन विभाग वालों से सहयोग लेते हैं और सहयोग से हम बराबर काम करते हैं। शीतला केक का जो मॉडल है जिसका काफी चर्चा भी है, तो वहाँ पे छोटा सा एक गांव का समूह है जो मिल के उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू करी कि उनके क्षेत्र में आग की घटनाएं कम हुई। पहले क्या होता था, जंगल में आग लगती थी तो लोग इग्नोर करते थे, जंगल में आग बुझाने थे उनको उनका काम। तो हमने उस धारणा को बदलने की कोशिश की, वन विभाग के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम करना शुरू किया। तो लोगों को तो आश्चर्य हुआ कि कुछ ज्यादा जंगल में आग बुझाने, हमने कहा जंगल हमारे हम ही बचाएंगे, इसको और कौन बचाएगा। और दूसरे जंगल तो हमारे ही है, हम स्कूल के तनखा खाई, वो तनखा का मतलब ना वो बेचार उन्हें नौकरी हमारे जी करनी, जंगल तो हमसे पानी तो हमको मिला, घा हमको मिला, पत्ता हमको मिला, काकल हमको मिला, उन बेचारा कोई नहीं मिला। गाँव गाँव में मीटिंग रखवाई जाती है,
उनको बताया जाता है कि कितना नुकसान होता है आग से, आग न लगाएं, अपने खेतों की जो झाड़ी वगैरह जो होती है इनको समय से जला लें। 31 मार्च से पहले और जलाएंगे और 1 अप्रैल को और दिवस मनेगा। तो करते कराते 2022 में जाके हमने पहला और दिवस मनाया। मनोहर उत्तराखंड के द्वारा विगत वर्ष मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने और वनाग्नि की घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए कई नवाचार किए और इसमें इसका मुख्य केंद्र बिंदु जन सहभागिता रही और यही कारण है कि जन सहभागिता के कारण हमें इसके लगातार अच्छे परिणाम मिले और जन सहभागिता किस तरह से वनों के बचाव में, पर्यावरण के बचाव में जन सहभागिता के माध्यम से लोग आगे बढ़े, इसके लिए हमारे द्वारा तमाम ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि लोगों की आजीविका से विभाग जुड़े। उत्तराखंड जब बना तो सभी ने माना कि पर्यटन जो है वो यहाँ के लिए एक अच्छा आजीविका का स्रोत बनेगा। किया गया कि जिसमें हमने नेचर गाइड की ट्रेनिंग और एक माहौल बनाया कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी प्रकृति आधारित पर्यटन हो सकता है और इसके माध्यम से लोग आजीविका कमा सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से देवलसारी में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण आधारित पर्यटन पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा जंगल है यहाँ पे देवलसारी का, तो हम लोग यहाँ पे बर्डिंग करवाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो बर्डिंग खिलाते और यहाँ पे बहुत प्रकृति बटरफ्लाई दिखती है। हमारा लगभग 220 जो है पक्षी प्रजाति है पूरे थ्रू आउट द ईयर और तितलियों की लगभग 165 प्रजातियां यहाँ पे है। हमने तितली ट्रस्ट और वन विभाग के साथ हमने ये संस्था जब बनाई जिससे हमने उनके साथ काम किया, पर्यावरण संरक्षण और इको पर्यटन पर हमने फोकस रखा। इको टूरिज्म का मतलब यही था कि कैसे हम फॉरेस्ट का संरक्षण करें, संरक्षण के साथ अपना रोजगार भी हम करें। ये एक स्वरोजगार यहाँ पर दिया गया वन विभाग के द्वारा। इको टूरिज्म एक्टिविटी में लोग यहाँ पर जो हमारे स्थानीय लोग एज ए नेचर गाइड कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो होम स्टे लोग चला रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर सोविनियर उत्पादन बनाते हैं। इको टूरिज्म के बारे में हमें यही आके पता लगा। शुरुआत तो हम कॉर्बेट का जो म्यूजियम है ऊपर मोती सोविनियर शॉप, वहाँ से जुड़े, वहीं से हमको ये जानकारी मिली कि यहाँ पे जंगल में हम क्यों बताएंगे रास्ता में दम कर देता है। इतने कोशिश में उतने कोशिश नहीं, जंगल हमारा ही है, किसी का नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कड़ी में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टर का विमोचन उनके द्वारा जो तैयार किया गया है वो होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय, माननीय हॉफ महोदय, मुख्य सचिव महोदय, निदेशक महोदय, आप सभी से निवेदन है कि आप उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन करने का कष्ट कीजिए। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और साथ के साथ एक पेड़ मां के नाम, ये तीनों इनिशिएटिव्स यहाँ पे आज आपके समक्ष है। जोरदार तालियां आपके सामने आप देख पा रहे हैं। पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इको टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किए गए पोर्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होना है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिमोट देने का कष्ट कीजिए। Nestled in the heart of the Himalayas, where rivers sing and forests whisper ancient tales, lies Devbhoomi, Uttarakhand, the land of the gods. Yet for too long, travelers struggled with scattered systems and manual processes, the lack of a uniform platform limited access, and
building a planet left local communities behind. Under the able guidance of Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Bhaviji, and Honorable Forest Minister of Uttarakhand, the Eco-Tourism Development Corporation and Uttarakhand, Forest Department, in collaboration with Hydrology Instructions, has launched a bold new initiative, the Integrated Eco-Tourism Council. This platform reflects a transformative vision to promote sustainable tourism, empower local communities, enhance the tourist experience, strengthen conservation efforts, boost adventure and nature-based activities, drive digital transformation, and position Uttarakhand on the global tourism map. In its first phase, travelers can now book forest rest houses, eco camps, safaris, treks, and zoo visits, all from one digital gateway. With Aadhaar-based verification, QR-enabled entries, and paperless check-ins, the experience is secure, seamless, and modern. The platform connects to trekking, homestays, wellness retreats, and certified eco-experiences, creating a unified, enriched travel journey. In its next phase, the platform will onboard local vendors, artisans, and transport operators, driving rural employment and entrepreneurship. This is more than a digital shift. It's a movement, one that aligns with the Honorable CM's vision of a prosperous Uttarakhand through green growth and smart governance. Explore nature, experience Devkul, empower communities. थैंक यू वेरी मच। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में इस राज्य के नौजवान ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, हेड ऑफ फॉरेस्ट श्री धनंजय जी, सुबुद्धि जी, हमारे पीसीसीएफ समीर सिन्हा जी, रंजन मिश्रा जी, गुप्ता जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी विनीत जी, श्रीधर जी, षणमुगम जी, रविशंकर जी और दुर्गेश पंत जी और जीएस पांडे जी, नरेश जी और वर्षों तक, क्योंकि मैं 40 से ज्यादा वर्षों से मेरा इनसे संपर्क है, बीज बचाओ एक आंदोलन को लेकर और आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में जिन्होंने अपनी जीवन भर काम किया, आदरणीय विजय जरदारी जी, उत्तरकाशी आप जाएं और प्रताप पोखरियाल जी का फोन ना आए तो बड़ा मुश्किल काम है। जो भी उत्तरकाशी कोई राजनीतिक व्यक्ति पहुंचता है तुरंत फोन करते हैं कि आके एक पेड़ लगा जाइए। ऐसे प्रताप सिंह पोखरियाल जी, हमारे पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित सज्जनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जिस तरह की आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, आप सबको मालूम है कि हम लोग एक ऐसे राज्य के निवासी हैं जिस राज्य में 70-71% फॉरेस्ट एरिया, जो 7% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर्ड है। और इसलिए पर्यावरण के प्रति हमारे राज्य का हर व्यक्ति बहुत संवेदनशील है और यही संवेदनशीलता का कारण भी है कि हमने वनों को बचाने में जो भूमिका निभाई, आज देश में जो कार्बन को अवशोषित करने वाले सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में हम हैं। और
हमारे राज्य में निश्चित रूप से मेरा ये मानना रहा कि इन वनों को बनाने का काम, संवारने का काम, संवर्धन का काम, संरक्षण का काम हमेशा स्थानीय जनता ने किया। सरकार उसके प्रति संवेदनशील रही। एक समय आया कि जनता धीरे 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 वन क्षेत्र से विमुक्त होने लगी और उसके बाद तमाम समस्याओं ने जन्म लिया। इसलिए धामी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो हमारा पहला जो फोकस था वो था जन सहभागिता में, कि किस तरह कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से, चाहे वो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन हो, चाहे पॉल्यूशन को बचाने का काम हो, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, इनको कैसे रोका जा सके, इसको देखते हुए हमारा पूरा केंद्रीय बिंदु हमारा था जन सहभागिता। और इस पे चलकर निश्चित रूप से पिछले 3-4 वर्षों में हमें तमाम चैलेंजेस में आगे आकर उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने का अवसर मिला और हमने इनमें जगह जगह काफी सफलता जन सहभागिता से ली। मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आज अगर आप देखें, इस समय अगर आप पहाड़ों में जाएं तो महिलाओं में जो एक जोश है, पिरूल के दाम 10 रुपए करने के बाद जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और 11,000 क्विंटल के आसपास पिरूल अभी तक एकत्रित किया जा चुका है। ये क्योंकि हमारे सरकार का ये प्रयास रहा कि इन तमाम जो, चाहे वो पॉल्यूशन को बचाना हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन हो, चाहे वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना हो, इन सब में कहीं ना कहीं जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी आजीविका से इनको जोड़ना होगा और ये प्रयास सफल हो रहे हैं। और बच्चों, जैसे कि अभी मुख्य सचिव कह रहे थे कि हमने आने वाली जनरेशन के हिस्से का भी प्रकृति से लेने का काम किया। लेकिन बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी तो अभी आधी उम्र के आसपास होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी 2/3 उम्र पास कर चुके हैं और 1/3 उम्र उनके पास है। लेकिन आप लोगों को भी पूरी जिंदगी चलना है। और इस समय जो प्रधानमंत्री जी, मैं किताब देख रहा था, एनवायरमेंट फॉर लाइफ फॉर एनवायरमेंट, मिशन लाइफ। जिस तरह कोविड में एक ड्रेस कोड आपका बन गया था कि आपको मास्क पहन के जाना ही जाना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा इसी तरह अपने जीवन में आपको एक मिशन के रूप में लेना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए आपका प्रयास क्या हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम एक थीम दी, क्योंकि मां से सबसे ज्यादा आपका अपनत्व भी होता है और मां एक भगवान की देन है। बच्चा विकलांग हो, दिव्यांग हो, बच्चा उसके पढ़ने में खराब हो, कुछ बच्चे शरारती हो, लेकिन मां बच्चे को उतना ही प्यार करती है जितने कि वो एक स्वस्थ बच्चे को, लायक बच्चे को प्यार करती है। इसीलिए भावनाओं से जुड़ने के लिए आने वाले दुनिया के जो सबसे बड़ा आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक है। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बहुत पहले उसको बैन कर दिया था, प्रतिबंधित हमारे राज्य में है। लेकिन हमारा राज्य एक टूरिज्म स्टेट है, लाखों करोड़ों यात्री हर वर्ष इस राज्य में आते हैं और वो यात्री कहीं ना कहीं इस प्लास्टिक का उपयोग करके हमारी जमीन को भी, हमारे जंगलों को भी और हमारी नदियों को भी दूषित कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम यात्रियों को किस तरह से जागरूक करें ताकि यात्रियों में भी प्लास्टिक के प्रयोग को न करने की एक भावना पैदा हो। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ के लोग प्लास्टिक के विकल्प पर भी काम करें। हमारे यहाँ तमाम ऐसे चीज हैं जो आज कपड़े के थैले बना रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई बच्चों को कि मैं जब भी घर से निकलूंगा तो कपड़े का थैला लेकर निकलूंगा। तो इसको हमें अपनी आदत में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहे तो जिससे अभी बताया कि पानी, हवा, इन सब का कहीं ना कहीं सीधे सीधे जंगल से नाता है। तो इनको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम जंगल को बचाएं, प्लास्टिक और ऐसी चीजों को जो पर्यावरण को दूषित कर रही है उनको
रोक लगाने का प्रयास करें। हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझती है कि किस तरह सरकार को जन सहभागिता के माध्यम से इन चीज़ों को कम करना पड़ेगा और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। अब मैं जब डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था तो हो सकता है आप लोगों को महसूस हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत महसूस हुआ कि सारे कार्यक्रमों में 90% से ज़्यादा महिलाओं की उपस्थिति थी। तो ये इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए भी वार्निंग है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि आज महिला आधारित यहाँ की इकोनॉमी भी हो रही है, महिला आधारित यहाँ की एग्रीकल्चर भी रह गई, महिला आधारित पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लगता है सब केवल अभी पिरूल का आपने देखा, पिरूल इकट्ठा करने पे अगर महिलाएं काम न करें तो मैं समझता हूं पिरूल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ के नौजवानों को भी आगे बढ़ करके इसको चैलेंज के रूप में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित हुआ तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा खतरा मैंने आज जिस तरह सभी वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को है। इसलिए आज हमको संकल्प लेना पड़ेगा, जो शपथ लिया उस शपथ, क्योंकि शपथ लेने की औपचारिकता नहीं है, आपने शपथ ली उस शपथ को अंततः अपने जीवन में आप किस तरह से अपनी हैबिट्स में जोड़ लेंगे, इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिन्होंने इस वर्ष विगत वर्षों के मुकाबले 1/6 उसमें ऊपर वाले का सहयोग भी है नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरह से इस बार फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जो जिस तरह आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति को अमरत्व देने के लिए और सरकार की वनों के प्रति संवेदनशीलता को बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पे इस पुरस्कार की घोषणा हुई और एक ऐसे व्यक्तियों को मिला जिन्होंने जीवन पर्यंत इस राज्य में अपनी इस राज्य की भूमिका को समझते हुए, क्योंकि ज्यादा वन क्षेत्र होने के कारण हमारी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम पे ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, उन जिम्मेदारियों के कैरियर के रूप में जिन्होंने काम किया आदरणीय विजय जरदारी जी और पोखरियाल जी, और एक प्रशासनिक अफसर के रूप में नगर आयुक्त रुद्रपुर ने जिस तरह प्रशासन के अफसरों को भी एक संदेश दिया कि ये काम केवल वन विभाग या आम आदमी का नहीं है, सरकार से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि हमको अपनी जिम्मेदारियों में पर्यावरण को बचा करके किस तरह हम पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं समझता हूँ प्रेरणादायक होगा। एक बार तीनों पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया वो जीवन का संघर्ष नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करेगा, ताकि हमारे नौजवान भी पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अपना समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और इस किताब में एक बड़ी अपीलिंग चीज है जो प्रेरणा देती है, बीट प्लास्टिक। बच्चों, मैं मानता हूं कि प्लास्टिक आज हमारे जीवन में इस तरह घुल चुका है कि कहीं ना कहीं उस प्लास्टिक की आवश्यकता रोज मिलती है। उस प्लास्टिक के उपयोग को बचने के लिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एआई का जमाना है। हम लोगों के समय में मैं कई बार कहता था, लोग कहते थे चंदा मामा दूर के। आपकी जनरेशन ने ये भी देख लिया कि अब यात्री भी चंद्रमा में जा रहे हैं। तो आपकी जनरेशन ने तमाम एक समृद्ध भारत देखा, एक समृद्ध दुनिया देखी, टेक्नोलॉजिकली एक बहुत मजबूत दुनिया देखी। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप नवाचार आपके माध्यम से जिस तरह किए जा रहे हैं, नवाचार की आदत आपकी, आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्लास्टिक के विकल्प के रूप में किस तरह क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अपने नवाचार के माध्यम से आप नई नई खोज करेंगे। और एक बार मुझे पूरा विश्वास है कि नई जनरेशन अपने भविष्य के प्रति जो संभावित खतरा है उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेगी। और ये जो आज पूरे दुनिया की एक समस्या है, इस समस्या से लड़ने के लिए एक वाहक के रूप में आप काम करके पूरी मानवता की सेवा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब ये कुछ बच्चे अपना घर आश्रम, ये ऑर्फनेज है, वहां के बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से बना हुआ ग्रीटिंग भेंट करना चाह रहे हैं। बच्चों को लेके बात हो रही है, उनको जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है, और इस वक्त वही बच्चे
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों ये ग्रीटिंग भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो आज का ये कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और एक पेड़ मां के नाम, ये तीनों चीजें आज आपने यहाँ पे देखी हैं, समझी हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, उनके संबोधन, उनके आशीर्वचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे, हमारे राज्य के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन जी, एसपी सुबुद्धि जी और आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, जिनको आज हम सब लोगों ने यहाँ से सम्मानित किया है, ऐसे विजय कुमार जरदारी जी, प्रताप सिंह पोखरियाल जी, नगर निगम रुद्रपुर की प्रतिनिधि के नाते शिप्रा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पर्यावरणविद, सभी अधिकारीगण, वन विभाग के अन्य विभागों के और विद्यालय से आए हुए सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे आप सभी पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों के बीच में आकर, सच में जब अभी हमसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता अपनी बात कर रहे थे तो बहुत प्रकृति के नजदीक हम सब अपने आप को महसूस कर रहे थे और किस प्रकार की चुनौतियां आज प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम सब के समक्ष हैं, वो चुनौतियां भी हमारे सामने प्रदर्शित हो रही थी। मैं आप सबके बीच में स्वयं को उपस्थित होकर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है, उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों, कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारा राज्य उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य है, जहां जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। और राज्य की जो भौगोलिक पहचान हमारी, ये केवल इतनी भर नहीं है
बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली इसकी आत्मा है। साथ ही ये सब पर्यावरणीय जो संतुलन है, उस संतुलन बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी अनेक पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन दोनों ही देने का काम करती हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, वन और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं, लेकिन आज हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। इस प्रयास की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति ने हमेशा से प्रकृति को माँ के रूप में पूजने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर पहले के समय में जहाँ जल स्रोत होते थे वहाँ पूजा की जाती थी, उसको पवित्र स्थान माना जाता था। और यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जहां एक और पंचामृत संकल्प और नेट जीरो इमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की पर्यावरण के प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं या प्रतिबद्धताएं हैं, उनको बहुत मजबूती से वैश्विक मंच पर रखा है। चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी मंच हो, हर मंच पर इस प्रतिबद्धता को उन्होंने बार बार दोहराया है। वहीं लाइफ मूवमेंट अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियानों की भी शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सतत जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। और पिछले वर्ष से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर में 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो अपने आप में प्रकृति संरक्षण के दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित हुआ है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने का काम कर रही है, उसमें बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही हैं। इसी क्रम में हम अब प्रकृति उपासना के अपने जो हमारा प्रत्येक वर्ष एक बड़ा अभियान हम सब लेते हैं राज्य भर के अंदर, हरेला पर्व, वो प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में हम इसको बहुत बृहद स्तर पर मनाते हैं और बड़ी संख्या में हम इसमें पौधारोपण करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे, वर्षा आधारित नदियां जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है। इसके माध्यम से काफी काम हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ संवाद में मैंने उनसे कहा था कि अपने अपने जनपद में एक अधिकारी इस काम के लिए नोडल बनाया जाए कि जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं या सारा के माध्यम से जिन स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया गया है या रिचार्ज करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे तालाब, उन सब की एक बृहद स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए और इनके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के जो
पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको फिर से रिचार्ज करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए यही प्रसन्नता है कि विगत 1 वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से हमने जहां उनसे अनुरोध भी किया है, अपील भी की है कि यात्रा के कुछ नियम हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए थे कि जब भी हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के नियम होते हैं। साफ सफाई रखनी है, किस प्रकार से हमको प्रकृति के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से आत्मानुशासन अपनाना है। उसी के साथ हमने यह भी उनसे अनुरोध किया है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर वो पूरी तरह उसको यूज में न लाएं और अपने साथ एक बैग साथ में लेकर आए, गाड़ी में एक बैग की व्यवस्था करें। और एक कूड़ादान, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं धार्मिक, पर्यटन, अन्य अवसरों पर, अपने कूड़ादान अपने वाहन में अवश्य अनिवार्य रूप से उसको रखें। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा संकल्प है कि हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। और अभी हमने हाल में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल, उनको ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया। इस आयोजन में सभी मेडल और पुरस्कार ई वेस्ट सामग्री से बनाए गए, खेल किट भी रिसाइकिल्ड सामग्री से तैयार की गई। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास दोनों ही आवश्यक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है ये मॉडल हमारा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य पूरे देश के अंदर, देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती होने लगी है। हम जो भी काम यहाँ शुरू करते हैं वो काम देश के अंदर एक मॉडल के रूप में भी बन जाता है। हमने उत्तराखंड में जीईपी की सौगात पूरे देश और दुनिया को दी है। जीडीपी आर्थिक पैमाना है विकास का, लेकिन इकोलॉजी को कैसे इससे जोड़कर विकास का मॉडल बनाया जाए, इसकी शुरुआत हमने पूरी देश दुनिया में सबसे पहले कहीं हुई है तो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। अभी शीतलाखेत मॉडल का यहाँ पर वीडियो दिखाया गया और वनों के संरक्षण के लिए सरकार ने इसको लागू किया है। देश के शीर्ष संस्थाओं के साथ मिलकर हम पर्यावरण के मुद्दों के सार्थक समाधान खोज रहे हैं। इसमें इसरो है, सेंट्रल सॉयल, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर जैसी अनेक संस्थाएं जो राज्य के साथ कार्य कर रही है। चंपावत प्रोजेक्ट आईआईपी के साथ यूकॉस्ट ने किया है। हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी भी यहाँ बैठे हैं। ये भी लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। यूकॉस्ट हमारे अनेक कामों को आगे बढ़ा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे छात्रों में नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके प्रति उनका रुझान बढ़े, इसके लिए प्रत्येक जनपद में साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, आप सबकी जानकारी में होगा। बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। हमारे सभी मॉडल सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज के इस अवसर पर मैं वन मंत्री जी से और वन विभाग से एक विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन में 1000 पेड़ फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जो अभी आप बता रहे थे ह्यूमन और वन्य जीव जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जब उनको वनों के अंदर ऐसे उनके लिए खाने के नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से वो अन्य दिशाओं की ओर जाते हैं। तो जीव जंतुओं के लिए एक स्थायी आहार का स्रोत इससे सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि उसकी कमी के कारण ही उनको सड़कों पर आना पड़ता है, जिससे उनके आहार में भी परिवर्तन आ जाता है। साथ ही मैं सभी प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यह आह्वान करना चाहता हूं कि कृपया जीव जंतुओं को भी ऐसी वस्तुएं खाने के लिए न दें जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो। कई बार जाने अनजाने में या हमको लगता है कि भाई ये खराब हो गया, ये जो है जीव जंतुओं को दे दिया जाए, उनकी सेहत खराब हो जाती है। भले ही आपकी भावना निसंदेह उसमें खराब नहीं होती है, भावना सही होती है, लेकिन अज्ञानता में दी गई चीजें उन बेजुबानों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है, हानिकारक होती है। इसके साथ ही आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आह्वान करना चाहता हूं। वैसे मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जब से इस दायित्व पर मैंने काम करना प्रारंभ किया तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े जो है वो बुके आते थे, और मैं शुरुआत के दिनों में लगभग 20-25 दिनों तक मैं यहाँ पर बीजापुर गेस्ट हाउस में रहा था। तो मुझे लगता है कि वो कम से कम इस हॉल के आधे हॉल में भर गए होंगे, इतने सारे थे। तो मैंने ये आह्वान किया सभी लोगों से कि भाई बुके की जगह बुक दे दीजिए मुझे, अगर बहुत देना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर योगेंद्र रावत जी यहाँ बैठे हैं, जरा खड़े हो जाइए रावत जी एक बार। इन्होंने अभी तक मुझे कम से कम 15 बुकें दे चुके हैं मुझे लगातार, और बहुत सेलेक्ट करके लाते हैं। तो ऐसे मेरे अन्य मित्र भी हैं जो मुझे बुक देते हैं, और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कभी 1 पेज पढ़ लूँ, कभी 2 पेज पढ़ लूँ, या कभी किसी लंबी यात्रा में जब मैं जाता हूँ जिसमें मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे यात्रा करनी होती, तो अपने साथ बुक रखता हूँ। तो उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि जाऊँ और आने तक जो है उसको समाप्त कर लूँ, तो उसका उपयोग भी हो जाता है। इसलिए मैं एक आह्वान और करना चाहता हूँ कि जीवन के हर विशेष अवसर पर, चाहे वो आपका जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, कोई बच्चों का विशेष दिन हो, उस दिन को और बेहतर बनाने के लिए कि वो दिन आपके जीवन में हमेशा स्मरण में रहे, हमेशा आपको जो दिन याद आता रहे, उस दिन एक पौधा अवश्य लगाएं। और लगाना ही पर्याप्त नहीं है, लगाने के साथ साथ उसका पालन पोषण कैसे हो, इसकी चिंता भी स्वयं करनी है, करें। और ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के संकल्प से हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे, पर्यावरण को बढ़ावा दे पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण के जो हमारे विकल्प रहित संकल्प हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी सहयोग व समर्थन इसी प्रकार मिलता रहेगा। और पूरे देश के अंदर आज हमारे अनेक मॉडल, अनेक काम आज दूसरे राज्यों के लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस के रूप में सामने आ रहे हैं।
तो पर्यावरण संरक्षण ये तो हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ा हमें वरदान है, बहुत बड़े हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो उसको, उस मॉडल को हमेशा हमें अपना मॉडल बना के हमें उसको पेटेंट करना होगा। ये संकल्प आज के अवसर पर हमको लेना होगा कि हम उसको पेटेंट करेंगे और जो भी काम हमारे चल रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो और ठोस हों और स्थायी हों और केवल हमारे सरकार के काम न हो। सरकार के काम के साथ साथ वो जन जन के अभियान बने, घर घर के अभियान बने, हर एक जनगण मन उसमें शामिल हो, ऐसा प्रयास हम सबके द्वारा होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से हमारे स्कूल के जो छात्र आए हैं, छात्राएं आई हैं, छात्र आए, अनेक हमारे महानुभाव आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए और पर्यावरण दिवस की फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने जिस तरह मिशन लाइफ का जिक्र किया और बुके की जगह बुक को लेके आई एम श्योर जितने बच्चे यहाँ पे हैं वे उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए एसपी सुबुद्धि डायरेक्टर एनवायरमेंट महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे आगे आने का कष्ट कीजिए। काव्या जी, सबसे पहले वन विभाग, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मिलित सहयोग से आज जो विश्व पर्यावरण दिवस के ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपका जो अवधारणा है कि संतुलित विकास हमको करना है, जीडीपी और जीईपी में हमको एक बैलेंस बनाना है, तो हम सर उस अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं और हम यहाँ पर उपस्थित सबकी तरफ से आश्वस्त करना चाहेंगे कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोगों को जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय वन मंत्री जी श्री सुबोध उनियाल जी हमेशा से जन सहभागिता को प्रायोरिटी देते हैं और हम लोग जितने भी बैठक में रहते हैं उन्होंने हमेशा वन विभाग के सारे अधिकारियों को कहते हैं कि भाई जन सहभागिता पर ही फोकस रखो, क्योंकि बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन में आप लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। तो मैं माननीय वन मंत्री जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने उपस्थित रहकर यहाँ पर पुनः हम आपकी दिग्दर्शन से हम लोगों को अवगत कराए। मुख्य सचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सर तो काफी व्यस्त भी हैं और सर ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोगों को ओवरऑल गाइडेंस दिए हैं और उन्होंने किस तरह से हम लोग को पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट कंजर्वेशन के हर पहलू पर कार्य करना है उसके बारे में हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। मैं वन विभाग के प्रमुख और हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर ने इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए हैंड होल्डिंग किया और गाइडेंस दिए। बिना उनके गाइडेंस के ये कार्यक्रम इतने अच्छी तरह से आयोजन करना संभव नहीं था। यहाँ पर उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा एवं समस्त जिलाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जरधारी जी, प्रताप जी, आप सबका मैं यहाँ पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना कम समय पर आपने यहाँ पर आए और हम लोगों को अधिकृत किए इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करने के लिए। यहाँ पर उपस्थित सारे अन्य अधिकारीगण, स्कूल के बच्चे जो लोग यहाँ पर आए, सुबह से आके हम लोगों को इसमें आप पार्टिसिपेट किए और स्पेशली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग और हमारे पर्यावरण निदेशालय के जो भी कर्मचारी बैकग्राउंड में इतना दिन तक कार्य करते रहे, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जो जितने भी मीडिया साथी हैं, आपने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से ये किया है, तो मैं आप सबका पुनः इस पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत भी करता हूँ और हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ।
धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य सेवक संघ में आज का एक कार्यक्रम और जितने भी अधिकारीगण हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग लंच के बाद, हमारे बाकी जितने अतिथिगण हैं, लंच करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि प्रत्येक डिवीजन में फलदार पेड़ लगाए जाए, क्या कुछ सर आप? सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें और सभी से जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। सर, आप लोग रोपवे पे भी काम कर रहे हैं, करीब 50 के आसपास रोपवे आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से सड़क और टनल में एक बड़ा पॉल्यूशन होता है हमको, तो उस दिशा में रोपवे कितना फिजिबल है सर, कितना कारगर आप मानते हैं? नहीं, रोपवे देखिए हमारे लिए आसान भी हैं और सभी प्रकार से लोगों की यात्राएं भी आसान होंगी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को भी उनकी यात्रा भी आसान होगी। उसके लिए लगभग 50 के लगभग रोपवे हमारे प्रस्तावित हैं और भारत सरकार भी लगातार हमको उसमें सहयोग कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में 2 बड़े रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहब के भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके विशेष सहयोग से हमें राज्य के अंदर और भी रोपवे के क्षेत्र में और भी हमको जो है स्वीकृतियां मिलने वाली हैं। सर, हरिद्वार जमीन घोटाले पे आपने एक्शन करके एक बड़ा मैसेज दिया है, क्या इसमें सर अभी कुछ और कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी? देखिए, देवभूमि है और देवभूमि में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि होनी चाहिए। हमारे यहाँ की एक कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी जगह के लिए एक मॉडल बने और जो भी इस प्रकार की चीज़ें आई थी उसकी जांच हुई। जांच कमेटी ने जांच करने के बाद उसकी जांच सौंपी और जो लोग उसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब वो विजिलेंस उसकी जांच करेगी, विभागीय जांच होगी और जो भी जांच होगी सभी जांच इसीलिए होगी कि एक जो व्यवस्था है उसको कायम किया जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।